नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माण। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक बिखरा हुआ विविधताओं से भरा भूभाग एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हुआ, कैसे उसने अपनी आत्मा को परिभाषित किया। और हमारी ये जो चर्चा है, ये भारत का संविधान निर्माण और राष्ट्र निर्माण पुस्तक के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान बना कैसे, क्या मुश्किलें आईं, कौन लोग थे इसके पीछे और किन विचारों ने इसे वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। सवाल तो यही उठता है कि इतना मुश्किल काम, इतनी विविधता के बीच एक साझा दस्तावेज बनाना, ये हुआ कैसे? क्या ये बस कुछ ही दिनों की बात थी या इसके पीछे सालों का संघर्ष था? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि संविधान का ख्याल ये कोई अचानक से तो आया नहीं होगा। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि इसकी जड़ें तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में ही थीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो लगातार एक ऐसे संवैधानिक ढांचे की मांग कर रहे थे जो भारतीयों ने खुद बनाया हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये मांग काफ़ी पुरानी थी और इस दिशा में एक कह सकते हैं शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था 1928 की नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसे तैयार किया था और इसे भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस के तहत एक लिखित संविधान का पहला संगठित प्रयास माना जा सकता है। भले वो लागू नहीं हो पाया, पर उसने आगे की बातचीत की एक तरह से नींव रख दी थी। अच्छा, और फिर अंग्रेजों की तरफ से भी तो कुछ कोशिशें हुई, जैसे 1942 का वो क्रिप्स मिशन, वो तो असफल रहा था, पर क्या उसका भी कोई मतलब था? हाँ, मतलब जरूर था। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि क्रिप्स मिशन भले ही फेल हो गया, लेकिन ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ही सही ये माना कि हाँ, भारतीय अपनी चुनी हुई संविधान सभा से अपना संविधान बना सकते हैं। तो इसने वो जो स्वशासन के अधिकार की मांग थी, उसे और वजन दिया। ये साफ हो गया कि भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि अपना भविष्य तय करने का हक भी चाहिए। एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी ये। लेकिन फिर जो असली मोड़ आया वो शायद 1946 का कैबिनेट मिशन था, है ना? स्रोत बताते हैं कि उसका मकसद सिर्फ सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण ही नहीं था। बिल्कुल। उसका एक बड़ा मकसद था एक ऐसी संविधान सभा का गठन करना जिस पर ज्यादा से ज्यादा सहमति बन सके, खासतौर पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत मई 1946 में संविधान सभा बनी। दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्य सीधे वोट से नहीं चुने गए थे, उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। शुरू में कुल 389 सदस्य तय हुए, 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। फिर जुलाई 1946 में इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और नतीजे काफी साफ थे। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जबरदस्त बहुमत। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। लेकिन यहीं से मुश्किलें शायद और बढ़ गईं। स्रोत बताते हैं कि मुस्लिम लीग ने नतीजों को माना नहीं और अंतरिम सरकार में शामिल होने से भी मना कर दिया। उनकी चिंता यही थी कि कांग्रेस के बहुमत वाली सभा में मुसलमानों के हितों का क्या होगा। हाँ, यही मुख्य चिंता थी। और इसी टकराव का कह सकते हैं एक बहुत ही दुखद नतीजा था 16 अगस्त 1946 का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। स्रोत इसे मुस्लिम लीग की एक रणनीति बताते हैं, पाकिस्तान की मांग पर दबाव बनाने की, लेकिन इसका नतीजा कलकत्ता और फिर देश के दूसरे हिस्सों में भयानक सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आया। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे भारतीय इतिहास का काला दिन कहा था। ये उस समय की गंभीरता दिखाता है। बिल्कुल। और इन सब घटनाओं का सीधा असर संविधान सभा पर पड़ा। बंटवारे की तलवार लटक रही थी, हिंसा का माहौल था, पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई। और जब आखिरकार बंटवारा हुआ तो जाहिर है सदस्यों की संख्या भी घट गई। 399 से 299 रह गई। जो सदस्य पाकिस्तान जाने वाले क्षेत्रों से थे वो हट गए। और इसी तनाव भरे माहौल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बहिष्कार किया। उस दिन सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, और उपाध्यक्ष? एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी बहुत अहम भूमिका थी।
यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये संविधान बनाने का काम किसी शांत एकेडमिक माहौल में नहीं हो रहा था। ये उस वक्त के गहरे सामाजिक और राजनीतिक बंटवारे, विभाजन की त्रासदी, नफरत और हिंसा के साए में हो रहा था। ये सिर्फ कानून बनाना नहीं था, ये नफरत के बीच एक राष्ट्र को जोड़ने की कोशिश भी थी। बिल्कुल, ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाई। ये किसी एक इंसान का काम तो था नहीं, तो कौन थे वो मुख्य लोग इस बड़े काम के पीछे और उनकी क्या भूमिकाएं थीं? देखिए, स्रोत कई नामों का जिक्र करते हैं, जाहिर है, लेकिन कुछ चेहरे सबसे प्रमुख हैं, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें अक्सर संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री बनने और फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने का न्योता दिया, जबकि वो कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे थे। हाँ, ये बात तो है। और ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, यही सबसे अहम थी ना? बिल्कुल, अगस्त 1947 में ये बनी थी और इसका काम था संविधान का मसौदा तैयार करना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं थे इसमें। उनके साथ K.M. मुंशी, N. गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी जैसे कानूनी और प्रशासनिक अनुभव वाले दिग्गज लोग थे। डॉक्टर अंबेडकर का जो असाधारण कानूनी ज्ञान था, उनकी तर्क क्षमता और सामाजिक न्याय की उनकी गहरी समझ, उसी ने संविधान को उसका ठोस, व्यवहारिक और इतना विस्तृत रूप दिया। उन्होंने बहसों का बड़ी कुशलता से जवाब दिया। मसौदे को अंतिम रूप देने में उनकी भूमिका केंद्रीय थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भूमिका को स्रोत कैसे देखते हैं? उन्हें तो अक्सर संविधान की आत्मा या दर्शन से जोड़ा जाता है। हाँ, नेहरू जी ने संविधान को उसका, कह सकते हैं, दार्शनिक आधार दिया, उसका प्रगतिशील चरित्र तय किया। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ही वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। वो सिर्फ एक प्रस्तावना जैसा नहीं था, बल्कि उसने वो मूल सिद्धांत, वो मूल्य तय किए जिन पर संविधान आधारित होना था। जैसे भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा, सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता मिलेगी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के हितों की रक्षा होगी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बना। जी हाँ, वही बाद में संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का आधार बना। नेहरू जी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष भी थे। उनका प्रभाव बहुत गहरा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नाम तो हमेशा रियासतों के एकीकरण से जुड़ता है। संविधान निर्माण में उनका क्या योगदान था? सरदार पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक थी। स्रोत उन्हें एकीकरण का सूत्रधार कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। वो पर्दे के पीछे रहकर अलग अलग गुटों और विरोधी विचारों के बीच सहमति बनाने में माहिर थे। वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर बनी जो सलाहकार समिति थी, उसके भी अध्यक्ष थे। इन समितियों ने संविधान के कई अहम हिस्सों का ढांचा तैयार किया। और हाँ, उनका सबसे बड़ा काम तो वो 500 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। उनके दृढ़ निश्चय और राजनीतिक कौशल ने ही संविधान को, कह सकते हैं, जमीनी हकीकत दी। तो ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ आदर्शों पर नहीं बना, बल्कि ठोस राजनीतिक सच्चाइयों पर भी आधारित था। बिल्कुल। पटेल व्यवहारिकता और राष्ट्रीय एकता को सबसे ऊपर रखते थे, और इसके लिए स्रोत इशारा करते हैं कि उन्होंने कभी-कभी कड़े फैसले भी लिए। हाँ, कुछ रियासतों के मामले थोड़े विवादास्पद भी रहे थे शायद। हाँ, एकीकरण एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया थी। उसमें समझाने बुझाने से लेकर दबाव बनाने तक कई तरीके इस्तेमाल हुए, लेकिन अंत में उनके प्रयासों ने ही भारत की राजनीतिक एकता को पक्का किया, जो संविधान लागू होने के लिए बहुत जरूरी थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका कैसी रही? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्ष के रूप में सभा की कार्यवाही को बहुत ही निष्पक्ष और कुशल तरीके से चलाया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने ये पक्का किया कि हर सदस्य को, चाहे वो किसी भी सोच का हो, अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले। कई बार गर्मागर्म बहसें होती थीं, उन्होंने उन्हें शांत किया, चर्चा को सही दिशा में रखा। उनका धैर्य, सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता इस लंबी और मुश्किल प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये वाकई एक अद्भुत सामूहिक प्रयास था। अंबेडकर जी ने कानूनी ढांचा दिया, नेहरू जी ने दर्शन और दृष्टि, पटेल जी ने राजनीतिक एकता और व्यावहारिकता, और राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरी प्रक्रिया को संभाला। और इनके अलावा भी सैकड़ों सदस्य थे जिन्होंने समितियों में और बहसों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ये अलग-अलग ताकतों, नजरियों और विशेषज्ञताओं का एक अनोखा संगम था। तभी इतने विविध और जटिल देश के लिए एक स्थायी संविधान बन पाया। तो ये थे वो मुख्य लोग। अब जरा इस पर आते हैं कि ये बना कैसे। मतलब ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी? आपने बताया कि कई समितियां बनी थीं। इस प्रक्रिया को थोड़ा और खोलें तो। हाँ, जैसा मैंने कहा, काम को बांटने और व्यवस्थित करने के लिए करीब 22 समितियां बनी। इनमें 8 प्रमुख थी, बाकी छोटी। हमने कुछ प्रमुख समितियों का जिक्र तो कर लिया। प्रारूप समिति अंबेडकर, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति नेहरू, प्रांतीय संविधान और सलाहकार समिति पटेल, नियम प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों से समझौता करने वाली समिति नेहरू भी थी, और फिर मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी ने भी बहुत अहम सिफारिशें दी। और इन समितियों ने काम कैसे किया, खास तौर पर प्रारूप समिति ने? देखिए, प्रक्रिया ये थी कि ये समितियां पहले अपने अपने विषय पर रिपोर्ट तैयार करती थीं। फिर उन रिपोर्टों पर पूरी संविधान सभा में बहस होती थी। उन बहसों और सुझावों के आधार पर जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, उन्होंने संविधान का एक शुरुआती खाका तैयार किया। इसी खाके पर विचार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को जांचा, परखा और फिर संविधान का पहला मसौदा, पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। अच्छा, और इसे आम लोगों के लिए भी जारी किया गया? हाँ, बिल्कुल। इस पहले मसौदे पर आम जनता, विशेषज्ञ, प्रेस, सबको लगभग 8 महीने का समय दिया गया चर्चा करने और सुझाव देने के लिए। उन सुझावों और आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप समिति ने फिर दूसरा मसौदा तैयार किया, जो अक्टूबर 1948 में आया। और आखिरकार जो अंतिम मसौदा था, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सभा में पेश किया। इस पर पहली रीडिंग हुई, फिर हुई दूसरी रीडिंग, जो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसमें मसौदे के हर एक क्लॉज पर, हर एक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुई। आप अंदाजा लगाइए, करीब 6,753 संशोधन प्रस्तावित हुए। 7,000 से ज्यादा? बाप रे! हाँ। और उनमें से करीब 2,473 पर तो सभा में बाकायदा बहस हुई। ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी गहन और कितनी लोकतांत्रिक थी। कुछ भी यूं ही पास नहीं हुआ। अंत में तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को मसौदे को पारित कर दिया गया। ये तो वाकई बहुत ही विस्तृत और थका देने वाली प्रक्रिया रही होगी। अच्छा, अब उस आलोचना पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं कि भाई भारतीय संविधान तो एक उधार कथैला है, इसमें अपना कुछ मौलिक नहीं, सब कहीं ना कहीं से ले लिया गया है। यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। क्या ये सच है, और अगर लिया भी गया तो क्यों और कैसे? हाँ, ये आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन स्रोत इसे काफी हद तक एक सरलीकरण मानते हैं। ये बात सच है कि संविधान बनाने वालों ने करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद भी कहा था कि इसमें कुछ नया या मौलिक होने का दावा नहीं है। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ये अंधी नकल नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी, विवेकपूर्ण चयन और अनुकूलन, एडेप्टेशन की प्रक्रिया थी। निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों से सीखा और उन्होंने उन प्रावधानों को चुना जो उन्हें भारतीय परिस्थितियों, हमारी जरूरतों और हमारी उम्मीदों के लिए सबसे सही लगे, और फिर उन चुने हुए प्रावधानों को भारतीय संदर्भ में ढाला। ये उधार लेना नहीं, बल्कि एक जटिल और रचनात्मक संश्लेषण था। अच्छा, तो मतलब ये नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर भारत के लिए जो सबसे अच्छा था उसे चुनने और अपनाने की कोशिश थी। कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कहाँ से क्या लिया और उसे कैसे भारतीय संदर्भ में फिट किया? हाँ, जरूर। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, ये तो सबसे बड़ा स्रोत था। यहां से हमने संघीय ढांचा लिया, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, गवर्नर का ऑफिस और बहुत सारे प्रशासनिक डिटेल्स। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि देश पहले से ही कुछ हद तक इसी व्यवस्था से चल रहा था। ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन से लिए क्योंकि हम इस सिस्टम से परिचित थे। अमेरिका, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिकी संविधान से प्रेरित थे। लेकिन जैसे हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका की तरह असीमित, एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, समाज के हित में। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल।
आयरलैंड राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से लिया गया। ये निर्देशक सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं, हालांकि ये कोर्ट में लागू नहीं कराए जा सकते। कनाडा एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, यानी अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र के पास होना और केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये कनाडा के मॉडल पर है। ये भारत की एकता बनाए रखने की जरूरत को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना की भाषा की प्रेरणा भी वहीं से मिली। जर्मनी वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। ये राष्ट्रीय संकट के समय राज्य को जरूरी शक्तियां देता है। सोवियत संघ या अब रूस, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, हालांकि ये बाद में 1976 में जोड़े गए और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ये सोवियत संविधान से प्रेरित हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये प्रक्रिया ना तो बहुत मुश्किल है, ना बहुत आसान। फ्रांस गणराज्य का ढांचा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। तो आप देख सकती हैं कि ये एक तरह का वैश्विक मंथन था। निर्माताओं ने किसी एक मॉडल को आंख बंद करके नहीं अपनाया, बल्कि दुनिया भर की जो अच्छी चीजें थीं, उन्हें भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जमीन पर रोपने की कोशिश की। ये उनकी दूरदर्शिता और व्यावहारिकता दोनों दिखाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, संविधान सभा ने सिर्फ कानून और शासन का ढांचा ही नहीं बनाया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने भारत की एक साझी राष्ट्रीय पहचान को आकार देने वाले जो प्रतीक हैं, उन्हें भी अपनाया। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था। यानी आज़ादी से भी पहले। हाँ, देश की आज़ादी से भी करीब 3 हफ्ते पहले। इसमें केसरिया रंग है त्याग और साहस का प्रतीक, सफ़ेद है शांति और सच्चाई का, और हरा है समृद्धि और धरती से जुड़ाव का। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जो गति और प्रगति का प्रतीक है। इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, जिसे कुछ बदलावों के साथ अपनाया गया। आज़ादी से पहले झंडे को अपनाना ये राष्ट्र की संप्रभुता और एकता की एक बहुत शक्तिशाली घोषणा थी। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, उनके बारे में क्या? उन्हें कब और क्यों अपनाया गया? राष्ट्रगान, जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को संविधान सभा ने अपनी आखिरी बैठक के दिन यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया, गणतंत्र दिवस लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। जनगणमन तो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में बंगला में लिखा था। उसके हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये पहली बार उसी साल कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है और जिसे 1870 के दशक में लिखा गया था, उसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। हाँ, वंदे मातरम तो स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया था। बिल्कुल। ये गीत आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों और आम लोगों के लिए प्रेरणा का एक जबरदस्त स्रोत रहा। हालांकि कुछ वर्गों को इसके कुछ हिस्सों पर आपत्ति थी, इसलिए इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रगीत का बराबर का दर्जा दिया गया। इन प्रतीकों को संविधान लागू होने से ठीक पहले अपनाना ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं। मकसद था कि नए भारतीय गणराज्य की शुरुआत से पहले उसकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान को औपचारिक रूप दे दिया जाए। ये एक तरह से भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वंदे मातरम और भविष्य की आधुनिक दृष्टि जनगणमन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी थी। तो कुल मिलाके ये पूरी प्रक्रिया, जैसा स्रोत बताते हैं, इसमें लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकें चलीं। ये वाकई एक असाधारण और बहुत बड़ा प्रयास था। हाँ, निश्चित रूप से। और इस अथक प्रयास का समापन हुआ 26 नवंबर 1949 को। उस दिन संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर के साथ इस दस्तावेज को अंगीकार किया, यानी अडॉप्ट किया। इसी दिन को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
एक जरूरी बात यह भी थी कि संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी नियम वो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। अच्छा, ऐसा क्यों? ताकि देश के शासन में कोई रुकावट ना आए और सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो सके। ये एक व्यवहारिक कदम था। और फिर संविधान का पूर्ण कार्यान्वयन, मतलब इसे पूरी तरह से लागू करना, वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये खास तारीख ही क्यों चुनी गई? 26 जनवरी का क्या महत्व था? इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, उसमें पास हुए एक प्रस्ताव के तहत पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उस दिन पहली बार पूरी आज़ादी का संकल्प लिया गया था और तिरंगा फहराया गया था। उसी ऐतिहासिक दिन की गरिमा को, उसकी याद को सम्मान देने के लिए और आज़ादी की लड़ाई की उस महत्वपूर्ण घटना को नए गणराज्य की स्थापना से जोड़ने के लिए संविधान बनाने वालों ने 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी? नहीं, ये महज एक तारीख का चुनाव नहीं था। ये इतिहास, संघर्ष और भविष्य की उम्मीदों के बीच एक प्रतीकात्मक पुल बनाने की कोशिश थी। तो संक्षेप में कहें तो भारत के संविधान का बनना एक लंबी, उतार चढ़ाव भरी, चुनौतियों से भरपूर, लेकिन आखिरकार एक बेहद दूरदर्शी और सहयोगात्मक यात्रा थी। ये यात्रा आज़ादी की लड़ाई की मांगों से शुरू हुई, बंटवारे के भयानक दौर और तनाव के बीच से गुजरी, जिसमें अलग अलग सोच के नेताओं ने गजब की समझदारी और तालमेल दिखाया, दुनिया भर के अनुभवों से सीखा गया और अंत में एक ऐसा दस्तावेज बना जिसे राष्ट्र को सौंपा गया। बिल्कुल, और जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, ये सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें भारत के संघर्ष, उसकी विविधताएं, उसकी गहरी इच्छाएं और उसकी लोकतांत्रिक आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। और वो जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो इसे समय और बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को ढालने की एक अनोखी क्षमता देती है। यही लचीलापन इसकी निरंतर प्रासंगिकता का सबसे बड़ा सबूत है। अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आज भी 70 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी इतने बड़े और विविध देश को एक सूत्र में बांधने और उसे रास्ता दिखाने वाली एक बुनियादी ताकत बना हुआ है। और जाते जाते एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। संविधान निर्माण के समय जो इतनी बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे विभाजन की त्रासदी, रियासतों का वो मुश्किल मुद्दा, अलग अलग सामाजिक धार्मिक समूहों की उम्मीदें और दुनिया भर से लिए गए इतने अलग अलग प्रभाव, इन सब को देखते हुए आज हमारे संविधान का चलते रहना, उसका लचीलापन और इतने सालों तक देश को जोड़े रखने की उसकी क्षमता, इसका कौन सा पहलू सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है या शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।